अगला टॉपिक है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। ये आपको पता ही है, जब मैंने आपको शुरुआत में लाइट की नेचर बताया था तब मैंने आपको बताया था कि यंग ही था जिसने 1801 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसके आधार पर जो हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था। हमने क्या पढ़ा था? हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ठीक है ना। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, या आप यूँ कह सकते हो कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति, ठीक है ना, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। इन्होंने बेसिकली क्या समझाया था? व्यतिकरण की जो घटना थी उसको समझाया था कि किस प्रकार से पर्दे पर आपको व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त हो रही है और ये फ्रिंजें ऐसे ही क्यों प्राप्त हो रही है, और फिर जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही है उनकी व्याख्या भी की। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझते हैं। वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एक तरह से लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पता है कि जो न्यूटन का कर्पस्कुलर मॉडल था, जो कणी के सिद्धांत था, जो प्रकाश को कण के रूप में मान रहा था, फिर आगे हाइगेन ग्रिमाल्डी ने इसको तरंग के रूप में बताया, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यंग ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। वैसे आप ये पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना, 10+2 में, लेकिन फिर भी इसको हम अच्छे से समझते हैं ये क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली यंग ने किया क्या था कि दो चीज़ों का प्रयोग किया था, एक तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत का और दूसरा अध्यारोपण के सिद्धांत का, ठीक है ना। उसके आधार पर संपूर्ण व्यतिकरण की घटना को समझाने का प्रयास किया। तो यंग ने क्या किया था आप देखिए। अब इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ और सुनिए। आपको ये पता है कि जब भी आप व्यतिकरण की घटना के बारे में पढ़ोगे तो उस स्थिति में जो आपके स्रोत हैं वो कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है। स्रोत आपके कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध, या तरंगे कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कला संबद्ध तरंगे प्राप्त कहाँ से होगी? कला संबद्ध स्रोतों से ही प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज ये भी है कि आइडियली तो कोई स्रोत कला संबद्ध हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? कला संबद्ध जो स्रोत हैं या तरंगे उनको हम प्राप्त करेंगे। हम क्या करेंगे? उन तरंगों को प्राप्त करेंगे कुछ विधियों के द्वारा। तो एक चीज आप क्या याद रखना यहाँ पर कि हम कुछ विधियों को पढ़ेंगे जिसकी सहायता से कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसी आपके पास दो विधियां होगी, ठीक है ना। वो थोड़ी देर बाद में डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। पहली विधि होगी तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, और दूसरी विधि होगी आपकी आयाम के विभाजन द्वारा, आयाम के विभाजन द्वारा, ठीक है ना। वैसे ये सब आगे आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तरंगाग्र विभाजन द्वारा क्या होगा कि कोई भी स्रोत है तो स्रोत से जो तरंगे चल रही है वो किसके रूप में चल रही है? तरंगाग्र के रूप में चल रही है। तो अगर हम तरंगाग्र को क्या कर दें? विभाजित कर दें। कैसे करेंगे वो भी थोड़ी देर बाद आएगा। कर दें तो उससे भी आप क्या कर सकते हो? कला संबद्ध तरंगे प्राप्त कर सकते हो। ये एक तरीका है। उसी प्रकार से कोई तरंग है, तरंग का आयाम होगा, तो आयाम को विभाजित करके भी आप कला संबद्ध तरंगे प्राप्त कर सकते हो। अब ये सारे डिटेल में तरंगाग्र विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके आधार पर किस किस व्यतिकरण घटना को आप समझोगे वो पूरी लिस्टिंग होगी। फिर आयाम के विभाजन द्वारा आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे और इसके द्वारा आप किन किन व्यतिकरण घटनाओं को समझोगे उनकी पूरी हम लिस्टिंग करके उनको पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें बार अगर मैं कहीं बोलूंगा तरंगाग्र विभाजन द्वारा तो आपको पता चलना चाहिए कि इसके द्वारा भी हम कला संबद्ध स्रोत या तरंगे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आगे, ये पूरा एक टॉपिक आएगा छोटा, उसको हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ आइडिया दिया आपको। और बेसिकली जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये आपके तरंगाग्र के विभाजन पर ही आधारित है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? यंग ने क्या देखा कि मान लो आपके पास कोई स्रोत है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, फिर हम उसको अच्छे से देखेंगे। स्रोत है तो स्रोत से आपके तरंगे तरंगाग्र रूप में आगे बढ़ रही है। बिंदु स्रोत है तो किस रूप में आगे बढ़ रही है? इस प्रकार से स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ रही है। अब आप क्या करोगे कि इसके मार्ग में दो स्लिटें रख दोगे। आप क्या रख दोगे? दो स्लिट। ये मान लो S2 है और ये S1 है। मैंने क्या रखी? स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि केवल इस छोटे से भाग से ही ये तरंगे पास होगी, शेष भाग से तरंगे क्या हो जाएगी? ओपेक की तरह कार्य करेगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से अवरोध का काम करेगा। छोटा सा भाग होगा स्लिट। स्लिट क्या होगी? बहुत ही छोटी सी दूरी होगी। तो जब यहां से तरंगे निकलेगी तो अब क्या हो गया? यहां से तरंगे क्या होगा? ये तरंगाग्र क्या होगा? यहां पर और यहां पर क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एट S1 एंड S2। अब यहां से तरंगाग्र इस तरह से विभाजित होकर के अपना अलग आगे चलेगा, यहां से अलग चलेगा आगे इस तरह से, ठीक है ना। और तरंगाग्र, आपको मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत की भांति कार्य करता है। और द्वितीयक तरंगिका बेसिकली क्या थी? तरंगे ही थी। तो अब देखो, ये एक तरह से नया स्रोत हो गया, एक तरह से नया स्रोत हो गया। S1 S2 क्या हो गई? दो स्रोत हो गए और इनसे क्या है? द्वितीयक तरंगिका या तरंगे आगे बढ़ रही है।
और इस माध्यम में चल रही है, तो इन तरंगों के बीच जब अध्यारोपण होगा तो यहाँ पर कहीं पर आपके कोई मान लो पर्दा रखा है स्क्रीन, तो उस स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि एक स्रोत से हमने जो तरंगाग्र चल रहा था उसके मार्ग में स्लिटें रखी, उस स्लिटों की सहायता से हमने क्या किया, इस तरंगाग्र को विभाजित किया और हमने द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त की। और जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में गमन करेगी तो इनमें अध्यारोपण होगा और उस अध्यारोपण के कारण आपको पर्दे पर क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। अब ये कला संबद्ध कैसे होगी, इसको आप ध्यान से सुनना। चूंकि ये S1 और S2 क्या है, दोनों स्रोत S से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय क्या होगा, सेम ही रहेगा। समय अगर सेम रह रहा है तो उनमें पथांतर भी नहीं होगा, और पथांतर नहीं तो उनमें कलांतर भी नहीं होगा, या ये कह सकते हो उनमें कलांतर कैसा रहेगा, नियत रहेगा। तो यहाँ तक जो तरंगे पहुंच रही है उनमें कलांतर नियत है, तो निश्चित रूप से इसके बाद भी जो तरंगे चलेगी, क्योंकि समान दूरी पर है इससे, तो समान दूरी पर स्थित होने के कारण क्या हो जाएगा, उनमें भी कलांतर क्या रहेगा, समय के सापेक्ष नियत रहेगा। ठीक है ना। अब हो यहां से जो आगे तरंगे चलेगी उनमें कलांतर क्या होगा, कलांतर अलग अलग हो सकता है लेकिन समय के साथ वो नहीं बदलेगा। आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनिए, हम स्रोत S1 और S2 की बात कर रहे हैं, आगे क्या हो रहा है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला टास्क क्या है कि हमें कला संबद्ध तरंगे प्राप्त करनी है। तो ये एक प्रकार हो गया, इस तरंगाग्र विभाजन द्वारा हमने क्या प्राप्त कर ली, कला संबद्ध तरंगे प्राप्त कर ली। किस तरह से कि दो स्लिटों को हमने क्या कर दिया, स्रोत S से समान दूरी पर, वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिएगा, समान दूरी पर, ठीक है ना, समान दूरी पर स्थित है, इसलिए उनमें कलांतर क्या होगा, समय के सापेक्ष नियत रहेगा। तरंगे आप ऐसा कह सकते हो समान कला में होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप बड़ा ध्यान रखिए। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि चूंकि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं आपको मिल रही है वो एक ही तरंगाग्र से मिल रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनमें कलांतर क्या होगा, इन दो बिंदुओं से आगे बढ़ने वाली जो तरंगे होगी वो कैसी होगी, समान कला में होगी। और फिर जब इनमें अध्यारोपण होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आगे चलती रहेगी, ठीक है ना, ये चलती रहेगी, फिर आपको इस पूरे पर्दे पर क्या मिल जाएगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट था। अब वो कैसा मिलेगा, कौन सी स्पॉट डार्क होगा, ब्राइट होगा, कैसा होगा, उसकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट आपके यही था, और समझना क्या था, ये जो प्रयोग है वो तरंगाग्र के विभाजन पर आधारित है। अर्थात यंग ने इस प्रयोग में जो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए वो आप क्या कह सकते हो, स्रोत से जो तरंग उत्सर्जित हुई तरंगाग्र के रूप में, उस तरंगाग्र के विभाजन के आधार पर प्राप्त किए। ठीक है, और किस प्रकार से यह है, आप ये भी कह सकते हो समान दूरी पर है और एक ही तरंगाग्र के अंशों से प्राप्त हो रही है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हो कि स्रोत S1 और S2 से आगे बढ़ने वाली जो तरंगे हैं वह कला संबद्ध तरंगे होगी। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप एक दो बार ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास बुक भी है तो आप बुक से भी रेफर कर सकते हो। और एक चीज़, कॉमन चीज़ मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि हमेशा क्या होता है कि आप बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर क्या है, मोनोवे क्लास है, तो हो सकता है कभी कोई चीज़, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक्सप्लेन करने में कुछ चीज़ हो सकता है आपको ना समझ में आए, या मेरे द्वारा ना ढंग से ना समझी गई हो, या सही समझी हो लेकिन आप उसको नहीं पकड़ पाए हो, तो सबसे अच्छा तरीका आप एक बार बुक को जरूर रेफर कीजिए। ठीक है ना, कोई भी स्टडी बिना बुक रीडिंग के सफल नहीं हो सकती, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ। चाहे मैं आपको यहाँ पूरा भी लिखवा के करा दूँ अगर पूरा, तब भी बुक रीडिंग मस्ट है। किसी भी प्रकार के नोट्स के चक्कर में आप मत रहिए, सिर्फ बुक रीडिंग। ठीक है ना, यहाँ एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, उसको आप समझिए और फिर बुक से पढ़िए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब किस प्रकार से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप समझना। ये मान लो आपका स्रोत S है और इससे समान दूरी पर मान लो दो स्लिटें आपकी, ये एक S1 है और ये एक S2 है। ठीक है, यहाँ से तरंगे चलेगी। अब मेन तो आपको कहाँ से बात करनी है, इन दो बिंदुओं से जो तरंगे चल रही है उन पर ही हमारा सारा खेल टिका हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, और ये स्लिटों से स्क्रीन के बीच की दूरी को हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल D ले रहे हैं। और एक स्लिट के सेंटर से दूसरे स्लिट के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो हम क्या ले रहे हैं, D ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, D ले रहे हैं। ठीक है, D आपने क्या ले ली, सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले ली। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, अब ये स्क्रीन है
इस और यहाँ से जो तरंगे चलेगी, मान लो ये तरंग ऐसे चली, ठीक है ना, स्कीमेटिक डायग्राम है, याद रखिए आप, तरंग ग्रुप में नहीं, मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक ना, रेख या रेख, और यहाँ से तरंग चलेगी, पर्दे के किसी बिंदु पर क्या होगा, उनमें अध्यारोपण होगा, तो आपको किसी बिंदु पर क्या मिल जाएगी, परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। थोड़ा क्लियर बना देता हूँ, अभी बना करके आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर दूंगा। मान लो ये कोई बिंदु P है, उस पर आपको परिणामी तीव्रता मिल गई, ये बिंदु O है, ठीक है, और ये जो परिणामी तीव्रता मिल रही है, मान लो वो YN डिस्टेंस पर मिल रही है। YN मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर मैं x एक्सिस ले रहा हूँ और इधर y एक्सिस ले रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है, किसी बिंदु P पर आपको कोई भी जो तीव्रता मिलेगी, मुझे नहीं पता वो संपोषी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है, वो तो हम भी शर्तें प्राप्त करेंगे, जो भी है वो डिस्टेंस मैंने क्या ले ली, YN ले ली। और यहाँ से मैं इस तरह से डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ, ये बिंदु कोई Q है और इस डिस्टेंस को, इसको मैंने थीटा कह दिया, ठीक है ना, थीटा कह दिया। तो अब आप बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ सेंटर तक पूरी d/2 है, समान दूरी पर है बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या कह सकता हूँ, d/2 कह सकता हूँ। ये आपका क्या है, स्रोत है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये स्रोत है, इस स्रोत से समान दूरी पर दो स्लिटें S1 S2 है, जिनके सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d है। इन स्लिटों से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन या पर्दा है, और जब स्रोत S1 और S2 स्लिटों से जब तरंगे आगे बढ़ेगी, और चूंकि ये तरंगे कला सम्बद्ध तरंगे हैं, तो इनमें अध्यारोपण होगा, और उसके कारण पर्दे के किसी बिंदु P पर आपको व्यतिकरण फ्रिंज या व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, जिसकी बिंदु ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से YN डिस्टेंस है, और ये आपकी d/2 आपने देख ली। अब क्या होगा, आपको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए सीधा सा फंडा है, क्या तरीका है, आपको इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई या पथांतर डेल्टा पता होना चाहिए। एक दफा आपको अगर इन तरंगों के बीच कलांतर या पथांतर पता है, तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, यह पता लगा सकते हो कि किस बिंदु पर आपको संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा और किस बिंदु पर आपको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों तरंगों के बीच पथांतर पता करते हैं, ठीक है ना। ये आप जितने भी व्यतिकरण पढ़ोगे उनमें पथांतर का मेन रोल आएगा, क्योंकि कलांतर तो आप यहाँ से आराम से पता नहीं कर सकते हो, तो आप क्या पता करोगे, पथांतर पता करते हो। पथांतर का क्या मतलब होता है, मैंने शब्द बोला है पथांतर या पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। पथांतर का क्या मतलब होगा कि दो तरंग है, जैसे मान लो ये तरंग यहाँ से शुरू हो रही है एक टाइम में, ये एक साथ शुरू हो रही है, अब ये ऐसे से यहाँ तक पहुंच गई, ये ऐसे से यहाँ तक पहुंच गई, तो पथांतर निकालने का, दोनों के पथ अलग अलग हैं, ये देखो ये डिस्टेंस कम तय कर रही है, ये डिस्टेंस ज्यादा तय कर रही है, ठीक है ना। तो पथांतर जो होता है उसको निकालने का सबसे तरीका क्या है कि एक तरंग से दूसरी तरंग पर आप क्या कर दीजिए, अभिलंब या लंब डाल दीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरंग से इस पर क्या करता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, अभिलंब डालता हूँ, ठीक है, उस बिंदु को मैंने नाम R नाम दे दिया। तो अब देखिए ये और ये, ठीक है ना, ये यहां से शुरू हुई, तब तक क्या होगा, ये यहां से यहां तक पहुंच गई। अब ये दोनों तरंगे क्या है, इन दोनों बिंदुओं की आप बात कीजिए, इन दोनों बिंदु से ये तरंगे क्या है, एक साथ चल रही है। तो यहां से और यहां से अगर आप देखते हो, तो इस तरंग और इस तरंग में क्या है, किसी भी प्रकार का पथ में अंतर नहीं है। ये लंब डालने का सीधा सा तरीका है। ये क्या है, एक्स्ट्रा पथ है किया जा रहा है, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से सुनिएगा कि जब यह तरंग यहां से यहां पहुंच रही है, तब यह तरंग स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दूरी है वो क्या है, अतिरिक्त है। S2R क्या होगा, आपका पथांतर होगा। तो इस डायग्राम से मैं ऐसा लिख सकता हूं, पथांतर जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, S2R होगा। आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब इन दोनों तरंगों के बीच पथांतर आपको पता चल जाएगा, तो पथांतर से आप कलांतर भी पता लगा लोगे। जो फॉर्मूला आपको पता ही है, फाई इजिकल टू क्या होता है आपका, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा इजिकल टू लैम्बडा अपॉन 2.25। तो यहाँ से आप फाई भी निकाल सकते हो, डेल्टा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा काम क्या है, हमें S2R का मान निकालना है। अब S2R का मान निकालना है, तो देखिए ये एंगल कितना होगा, ये आप पता लगाइए, ठीक है ना। अब यही वापस ये एंगल आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क वीडियो के साथ ही, वीडियो को आप आराम से पॉज कीजिए, खुद चिंतन मनन कीजिए कि ये एंगल कितना होगा, और जब चिंतन मनन कर लो, इस एंगल का आप मान लिख दो, फिर वापस वीडियो को ऑन कीजिए और सुनिए। वही तरीका अगर आपका सही है तो इसका मतलब आप सही ढंग से समझ पा रहे हो, अगर गलत है तो फिर समझने का प्रयास कीजिए। तो ये एंगल होगा आपका थीटा, ठीक है ना। कैसे होगा आप आराम से समझ सकते हो, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना, पैरेलल है, तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एक ट्राइंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा, थीटा होगा आपका, ठीक है ना। इसको आप आराम से समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। और वैसे भी फिजिक्स की क्लास में आपको मैथ स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए, जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा। तो ये थीटा है, तो ये देखिए
S2R कितना हो जाएगा, ये आपका D है और ये क्या है, कर्ण है, ये आपका लंब है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका D साइन थीटा। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है। तो पथांतर आपका जो S2R है वो कितना हो जाएगा, D साइन थीटा। ठीक है, और आपको ये बताता हूँ, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में जो ये स्लिटों के बीच की दूरी है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ये दूरी बहुत ज्यादा है, ये दूरी क्या है, बहुत सूक्ष्म है। तो ये दूरी सूक्ष्म है तो ये थीटा भी क्या होगा, एकदम अत्यल्प होगा। डी भी आपकी अल्प है और थीटा भी अल्प है। जब थीटा अल्प होता है, ठीक है ना, आपको पता है इफ थीटा इज स्मॉल, तब आप क्या लिख सकते हो, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आप जानते हो। तो यहां से आपके डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा डी थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, ये वाला। मैं यहां लिख देता हूं, इसको थोड़ा साफ करके मैं लिख देता हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पहले तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया था S2R वाला, उससे पथांतर निकाल लिया। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं S1QP, ट्राइंगल S1QP से, इससे आप क्या लिख सकते हो, ये आपको पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो ये PQ कितना हो जाएगा मुझे बताओ। O से P आपका कितना है, YN, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं PQ इज इक्वल टू YN माइनस D/2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, PQ इज इक्वल टू YN माइनस D/2। और S1Q इज इक्वल टू क्या है आपका, कैपिटल D। तो यहां से देखिए आप PQ अपॉन S1Q, ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन S1Q या YN माइनस D/2 अपॉन D। ठीक है, और थीटा अल्प है तो tan थीटा भी क्या होगा, थीटा होगा। यही वापिस चीज लिखना, इफ थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। और आपको ये भी पता है कि जो स्मॉल d है, क्योंकि ये तो फ्रिंजे क्या बहुत लार्ज डिस्टेंस पर आपको प्राप्त होगी, तो YN भी क्या होगा, बहुत दूरी पर स्थित होगा, किसकी तुलना में, D की तुलना में। तो D भी स्मॉल है, आप यहां ये भी लिखिए, चूंकि D इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, इसलिए YN माइनस D/2 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली YN लिख सकते हो। सिंपली क्या लिख सकते हो, YN लिख सकते हो। तो अब मैं इसको यहां बताता हूं, तो यहां से आपके क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा को थीटा लिख दोगे और ये चीज लिख दोगे, तो इस इक्वेशन से आपके देखो क्या बन जाएगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इससे बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू YN अपॉन D। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब इन 1 और 2 को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू YND अपॉन D। ये आपके क्या आ गया, इन दो तरंगों के बीच पथांतर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 3। तो अब आराम से नोट कर लीजिएगा इसको, वेरी इजी तरीके से आपको मैंने समझाया। तो ये क्या आ गया, इन दो तरंगों के बीच पथांतर आ गया। अब संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए तो बिल्कुल इजी काम है। जब एक बार आपको पथांतर पता चल गया इन दो तरंगों के बीच, तब क्या करोगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण की शर्त लगाओगे और विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण की शर्त लगाओगे। तो चलो आगे बढ़ते, इस डायग्राम को मैं एक बार साफ कर देता हूं। आगे आप क्या लिखोगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए। और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में आपको कैसी फ्रिंजे प्राप्त होगी, बेसिकली इस व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या मिलता है, आपको फ्रिंजेस मिलती है। अभी जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से फ्रिंजे मिलती है। तो संपोषी व्यतिकरण, तो तीव्रता अधिकतम तो वो फ्रिंज कैसी होगी, चमकीली होगी या ब्राइट होगी, या उसको आप प्रदीप्त फ्रिंज कहते हो। तो केस नंबर जब आप ए लिखोगे तो आप लिखोगे संपोषी व्यतिकरण, या इसको आप कह सकते हो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो ब्राइट फ्रिंजेस की स्थिति में आपको पता है डेल्टा क्या होता है, आप कंडीशन याद कीजिए। जब हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया था तब डेल्टा को हमने क्या कहा था, n लैम्बडा लिखा था। क्या लिखा था, n लैम्बडा, और n क्या था, 0 1 2 3, ठीक है ना। तो 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो सेंट्रल फ्रिंज होगी आपकी पर्दे पर, जो केंद्रीय फ्रिंज होगी वो कैसी होगी, हमेशा प्रदीप्त होगी। कैसी होगी, प्रदीप्त होगी, ठीक है ना। इस हिसाब से n इक्वल टू 0 के कारण क्या हो जाएगी, केंद्रीय फ्रिंज प्रदीप्त होगी। अब मान रखिए डेल्टा मान क्या आपका, YND अपॉन D इक्वल टू n लैम्बडा। तो ये कंडीशन किसकी आ गई, आपकी संपोषी व्यतिकरण की आ गई, या इस स्थिति में आपको क्या मिल जाएगी, ब्राइट फ्रिंजेज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप ऐसा निकाल लो, चलो YN इक्वल टू n लैम्बडा
कैपिटल डी अपॉन डी। तो ये क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे नहीं पता वाई एन जो बिंदु है, आपने कोई एक रैंडम बिंदु ले लिया, कोई अपने हिसाब से बिंदु ले लिया जिस पर आप कह रहे हो व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, तो वो फ्रिंज ब्राइट होगी कि डार्क होगी वो आपको पता चलेगा इस कंडीशन से। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिल रही है, यानी आप n का मान 0 रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा y0, तो y0 आपका क्या होगा, y0 आपका होगा ब्राइट फ्रिंज या प्रदीप्त फ्रिंज। और n इक्वल टू 1 रखोगे तो लैम्डा डी अपॉन डी डिस्टेंस पर आपको क्या मिल जाएगी, अगली फ्रिंज मिल जाएगी। y इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी पर क्या मिल जाएगी, आपको नेक्स्ट फ्रिंज मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार से आप निकाल लोगे। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4, ठीक है ना। अब बी केस आप लिखो किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण, या इसको सीधा आप कह सकते हो अदीप्त फ्रिंजों के लिए, क्योंकि इसमें आपको तीव्रता क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो उस स्थिति में जो फ्रिंज होगी वो कैसी होगी, अदीप्त कह सकते हो, काली फ्रिंजें कह सकते हो, या डार्क स्पॉट कह सकते हो, ठीक है ना, ब्राइट और डार्क अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो इस स्थिति में आपको पता है डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है n माइनस हाफ लैम्डा। याद कीजिए आप वापस, जब आप इसको रिकॉल करोगे तब आपको पता चल जाएगा डेल्टा क्या था, ये था। ये आपको पता होनी चाहिए सारी कंडीशन, समपोषी के लिए विनाशी, ये एज इट इज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और n इक्वल टू क्या लिया था, 1 2 3 लेके चले थे। तो यहाँ से निकालिए वापस वही, डेल्टा का मान क्या है, वाई एन डी अपॉन डी n माइनस हाफ लैम्डा। तो यहाँ से आपके वाई एन क्या आ जाएगी, वाई एन आ जाएगी n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। तो जब आप n का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ लैम्डा डी अपॉन डी पर आपको क्या मिलेगी, पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी। और जब आप n का मान 2 रखोगे तो 2 माइनस हाफ यानी 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी पर क्या मिलेगी, दूसरी डार्क फ्रिंज मिलेगी। मैं इसको आपको देखो समझाता हूँ। बस ये कंडीशन बिल्कुल ईजी है, आप इसको एक बार सुनिएगा, देखिएगा और हाथ से लिखते रहिए, ठीक है ना। मैं वैसे ही लेक्चर में आपको कह रहा हूँ, एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, टाइम जरूर लग रहा है लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके। ध्यान से सुनिए, लिखिए। तो अब देखिए n इक्वल टू 0 रखता हूँ, मान लो n इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0। n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो इस स्थिति में तो क्या होगा, हाफ लैम्डा डी अपॉन डी, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी, और इस स्थिति में हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो अब देखिए अल्टरनेट क्या मिल रहा है, एक बार आपको ब्राइट मिल गई, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया कि यंग ने यह देखा कि आपको पर्दे पर एकांतर क्रम में या अल्टरनेट, ठीक है ना, एकांतर क्रम में आपको क्या मिल रही है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिल रही है। तो ये निष्कर्ष आप नोट कीजिएगा कि इस प्रकार स्पष्ट है कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में आपको पर्दे पर एकांतर क्रम में, ठीक है ना, एकांतर क्रम में आपको प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो ये निष्कर्ष आप नोट कर लीजिएगा। अब एक शब्द इसमें काम में आएगा आपका फ्रिंज विड्थ, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी काम में आएगी वो आएगी आपकी फ्रिंज चौड़ाई। क्या आएगी, फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। अब ये क्या होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। फ्रिंज चौड़ाई का क्या मतलब है, फ्रिंज चौड़ाई को आप कैसे डिफाइन करोगे कि दो क्रमागत प्रदीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। मैं इसको यहां लिख ही देता हूं, दो क्रमागत प्रदीप्त या वर्ड लगाए, ठीक है ना, या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये आपकी क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, ये आपकी फर्स्ट ब्राइट है, मैं इसको बी लिख रहा हूं, ये आपकी क्या है, फर्स्ट डार्क है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, सेकंड ब्राइट है, ये आपकी क्या है, सेकंड डार्क है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, दो क्रमागत, यानी पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी, ये क्या होती है, क्रमागत। तो ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी आपकी, वो क्या कहलाएगी, फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। ये भी फ्रिंज चौड़ाई है और ये भी क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, याद रखिए आप, ये भी क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, दोनों ही फ्रिंज चौड़ाई है, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि हमने शब्द क्या काम लिया है, या वर्ड लिया है। दो प्रदीप्त के बीच में देखिए, दो अदित के बीच में देखिए, आपको फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी। और आप इसके बाद देखोगे, अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा डी, डी माइनस 0, तो क्या हो गया लैम्डा डी अपॉन डी, और 3/2 माइनस हाफ, तो वो भी क्या हो गया लैम्डा डी अपॉन डी। तो दोनों स्थिति में आपको फ्रिंज चौड़ाई क्या मिल गई, समान मिल गई। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में आपको फ्रिंज चौड़ाई क्या मिलती है, समान प्राप्त होती है, चाहे आप डार्क फ्रिंजों की तरफ बात कीजिए या ब्राइट फ्रिंजों की तरफ बात कीजिए, और वो फिक्स मिलेगी आपको। ठीक है ना, अभी कैसे होगी मैं बताता हूं आपको। तो अब देखिए, आप दो क्रमागत और दो प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। चलो यहां करते हैं एक बार। फ्रिंज चौड़ाई को आप डिनोट कैसे करते हो, बीटा से। फ्रिंज चौड़ाई होती है आपकी बीटा। तो n = 2, एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, तो यहां से देखो क्या मिल गया आपको, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी मिल गई आपको, लैम्डा डी बाई डी। अब ये चाहिए आप दो क्रमागत प्रदीप्त को लो चाहे अदीप्त को लो, अदीप्त में भी देखो आप हाफ और 3/2, तो 3/2 माइनस हाफ क्या हो गया 1, और लैम्डा डी अपॉन डी, तो ये सेम मिल गया। देखो तो ये क्या है, फ्रिंज चौड़ाई है। आप किसी भी स्थिति में लीजिए, आपको क्या मिलेगी, समान मिलेगी। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन था, आपको फ्रिंज चौड़ाई ही निकालनी है। तो यंग डबल स्लिट में आपने क्या देख लिया, किस प्रकार से आपने कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त किया तरंग आकर के विभाजन के द्वारा, और तरंग आकर विभाजन द्वारा आपने कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त कर लिया। फिर उनमें किस प्रकार से अध्यारोपण हुआ, और पर्दे पर आपको किस प्रकार से प्रतिरूप मिले, कैसे ब्राइट फ्रिंजेज मिली, कैसे डार्क फ्रिंजेज मिली, पथांतर क्या था, किस प्रकार से आपने कैलकुलेट की, वो आपको पूरा पता चल गया। और लास्ट में हमने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया फ्रिंज विड्थ तक। और फ्रिंज विड्थ डिपेंड किस पर कर रही है, बीटा, ये लास्ट में इंपॉर्टेंट है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। ये सारे के सारे जो फैक्टर है आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। यानी अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और डी यानी स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को आप चेंज करते हो तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, चेंज होगी। अगर दूरी बढ़ रही है तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, और अगर दूरी कम हो रही है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी। और स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फ्रिंजों के बीच की दूरी कम हो, सॉरी स्लिटों के बीच की दूरी कम होगी तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारे न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन था, कंप्लीट हो गया। इसको आप आराम से ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन को हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।